Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इस प्रोसेस में हमारा सीरीज़ 1 चल रहा है, ठीक है। सीरीज़ 1 के हम 7 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। ये जो हमारा पार्ट है ये 8th पार्ट है और ये हमारा लास्ट पार्ट है सीरीज़ 1 का। इसके बाद हम सीरीज़ 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने हमारे सीरीज़ 1 के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ऑलरेडी हम अपने 7 पार्ट्स में टोटल 40 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और अब हम आपका 41 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो दैट्स इट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 41। तो नेम द स्कीम्स विच facilitates academic and research collaboration between Indian institutions and the best institution in the world। आपसे पूछा है कि आपको उस स्कीम का नाम बताना है जो कि आपके एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करता है इंडियन इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड के अदर बेस्ट इंस्टीट्यूट के बीच में। तो ये ICSSR IMPRES इम्प्रेस है, या फिर ये स्टार डेवलपमेंट स्कीम है, या फिर ये स्पार्क है, या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट स्कीम है। तो हम सभी को पता है, अगर हम बात करें एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन की इंडियन इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड के अदर बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के बीच में, तो इस स्कीम का नाम क्या है? ये स्कीम है आपकी स्पार्क। व्हाट? स्पार्क। हिंदी में देखेंगे, उस योजना का नाम बताइए जो भारतीय संस्थान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। ICSSR इम्प्रेस, स्टार विकास योजना, स्पार्क या संस्थागत विकास योजना, तो ये है आपकी स्पार्क। क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following file format is not a video file format? इन दोनों में से कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं होगा? AW.MOB, MP4 या फिर .JPEG। तो अगर आप इन चारों को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप कोई भी इमेज सेंड करते हो, तो जब आप जब कोई भी वीडियो सेंड करते हैं तो वीडियो क्या है? MP4 है, बिल्कुल है। वीडियो MOB है, बिल्कुल है। AW है, बिल्कुल है। लेकिन ये जो JPEG है ये आपका इमेज फॉर्मेट है। आप जो इमेज सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे वो किस फॉर्म में होती है? वो इस JPEG फॉर्म में होती है। तो हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? JPEG, ऑप्शन नंबर 4। हिंदी में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? AW नहीं है तो AW है, .MOV नहीं है, ये भी है, .MP4 ये है, बल्कि कौन सा नहीं है? तो ये JPEG जो है ये आपका वीडियो फॉर्मेट नहीं है। ये आपका कौन सा फाइल फॉर्मेट है? तो ये आपका इमेज फाइल फॉर्मेट है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, आपसे पूछा है कि हर दिन डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा यूनिवर्सिटी का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल? डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनमें से कौन सी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल रहेंगी? सीनेट रिस्पॉन्सिबल रहेगा, सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल रहेगा,
स्टूडेंट काउंसिल रिस्पॉन्सिबल रहेगा या फिर एकेडमिक काउंसिल रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो बात हो रही है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की, तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा हम यहाँ पर मतलब कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो स्टूडेंट काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा कि आप स्टूडेंट स्कूल टाइम से आएँ, स्कूल जो कॉलेज है उसका डेकोरम मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये स्टूडेंट काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, स्टूडेंट काउंसिल नहीं, सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल। व्हाट? सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ये आपके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी रहेगी। हिंदी में देखेंगे, विश्वविद्यालय के दैनिक प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है, तो कौन सा निकाय जिम्मेदार है? सिंडिकेट कार्यकारी परिषद, यानी जो आपका कार्य करते हैं वहाँ पर, जैसे कि आपके कह सकते हो कि मैनेजर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, तो ये वहाँ को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो उनके ही द्वारा यूनिवर्सिटी की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किया जाएगा। Efficiency of electrical power generates is least amongst the following source of energy in case of। आपसे पूछा है जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन होता है उसकी एफिशिएंसी सबसे कम देखने को मिलती है किस में? सोलर में, विंड में, जियोथर्मल में, या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा न्यूक्लियर में। तो अगर मैं देखिए बात करूँ न्यूक्लियर एनर्जी की, अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, इसमें क्या आपके हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की इफ़िशियंसी होती है वो लीस्ट नहीं होती, बल्कि हम कह सकते हैं बिल्कुल क्या होती है, हाई पावर की होती है। तो न्यूक्लियर तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि अगर हमें क्लियर आंसर ना पता हो तो हम क्या करेंगे, फिर एलिमिनेशन करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात आती है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की इफ़िशियंसी सोलर एनर्जी में। आपका जो अभी आप आंसर करने वाले होंगे वो सोलर के साथ करेंगे। आपको लग रहा होगा कि जो सोलर पैनल के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो वो हमारी जो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, तो लीस्ट के साथ आप जाने वाले होंगे सोलर के साथ। बट नहीं, सोलर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि सोलर जो है वो हमारा किसके थ्रू आ रहा है, इसकी जो सोर्स है वो क्या है, सन है। और आप सभी को पता है कि सन जो है वो क्या है, एक हॉट स्टार है, एक हॉटेस्ट स्टार में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ से जो मिलने वाली हमारी इलेक्ट्रिकल पावर है उसकी एफिशिएंसी जो है वो यहाँ लीस्ट नहीं होगी। दूसरा फिर आता है विंड। तो विंड भी हमारा हाई इफ़िशियंसी देता है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी विंड है वो भी ब्लो करती है, कैसे, तो विंड ब्लो करती है हमारी हाई टू मीडियम। हम कब विंड बहुत ज़्यादा हाई, जब हाई है तो हाई पावर जनरेशन होगी, थोड़ा कम है तो थोड़ी कम होगी। बट लीस्ट हम नहीं कह सकते। लीस्ट हमें देखने को मिलेगी जियोथर्मल में, जो भूतापीय ऊर्जा होती है उसमें सबसे कम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एफिशिएंसी रहती है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जियोथर्मल एनर्जी जो हमें भूतापीय ऊर्जा मतलब जो पृथ्वी है हमारी उसका जो ताप है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वो बहुत कम अमाउंट में होती है। क्लियर? बाकी ये सब जो है वो हमारे होते हैं। हिंदी में देखेंगे, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में विद्युत उत्पादन की दक्षता सबसे कम होती है कहाँ? सौर में, हवा में, भूतापीय में, या फिर परमाणु में। तो कहाँ? भूतापीय। Last question for our session is, which of the following is a non-conventional learning program in higher education? हायर एजुकेशन में इनमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल हम कह सकते हैं गैर परंपरागत लर्निंग प्रोग्राम है? स्वयं है, फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग है, ट्यूटोरियल क्लास है, या फिर सेमिनार है। तो अगर आप इन सबको ध्यान में देखेंगे, गैर परंपरागत मतलब जो परंपराओं से चलता नहीं आ रहा, जो सदियों से चलता नहीं आ रहा है। तो हमारी जो फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग होती है, जहाँ जो आपका टीचर है
और स्टूडेंट है, ये जब आमने सामने होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये हमारी परंपरागत लर्निंग है, कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल लर्निंग है, क्योंकि स्टूडेंट आदिकाल से अपने गुरु से ही शिक्षा लेते आ रहे हैं और गुरु उनके सामने बैठकर ही उनको शिक्षा प्रदान करता है। तो फेस टू फेस जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये आपकी, हम नहीं कहेंगे कि ये नॉन कन्वेंशनल है, बल्कि ये कैसी है, तो ये कन्वेंशनल है, आदिकाल से चलती आ रही है। ट्यूटोरियल क्लास भी आपकी आदिकाल से चलती आ रही है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे ट्यूशन्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। पहले क्या होता था कि जो आपके सिलाई है, कढ़ाई है, इनके लिए सेंटर्स बनाए जाते थे, उन सेंटर्स पर जाकर आप सीखा करते थे। अब क्या है, आप यूट्यूब के माध्यम से घर पे सीख सकते हैं, बट पहले ये सिलाई कढ़ाई वगैरह सीखने के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करने हुआ करते थे, उनको ट्यूटोरियल क्लासेस कहा जाता है। तो ये जो ट्यूटोरियल क्लासेस हैं ये अभी भी चल रहे हैं, और ये ट्यूटोरियल क्लासेस आपके कन्वेंशनल सोर्स के अंतर्गत आते हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये आपका नॉन कन्वेंशनल है। दूसरा सेमिनार्स, तो जब हमारी रिसर्च प्रोग्राम्स कंडक्ट हुआ करते थे तो रिसर्च वगैरह के लिए आपके सेमिनार्स वगैरह जो हैं वो भी पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, क्योंकि रिसर्चेस हमारे स्टार्टिंग से ही हो रही है। तभी आपकी रिसर्च भी वहाँ पता लगाया गया कि आपका जो अर्थ का सरफेस है वो शेप है वो स्फेरिकल नहीं है, ठीक है, हम कह सकते हैं थोड़ा सा ऑरेंज टाइप है, थोड़ा सा नीचे से फ्लैट एंड सर्कुलर एंड ऑल। तो ये सब आप, ये सेमिनार जो है ये भी आपके आदिकाल से चल रहे हैं, तो ये भी आपके कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल नहीं है। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम जो है वो क्या है, ये आपका स्वयं है, जो अभी अभी आया है, जहाँ पर कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ई लर्निंग कराई जाती है, यानी ई लर्निंग यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है। आपको कंटेंट यहाँ पर मिलता है, जिस भी जो भी कंटेंट आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये आपका कन्वेंशनल नहीं है, आदिकाल से नहीं चलता आ रहा है, अभी अभी कोरोना टाइम में ही जनरेट हुआ था, तो ये आपका नॉन कन्वेंशनल है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेम क्वेश्चन को हम हिंदी में। तो पारंपरिक निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा में एक गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम है? तो उच्च शिक्षा में आमने सामने शिक्षण अधिगम पहले से चल रहा है, ट्यूटोरियल क्लासेस भी पहले से चल रही है और सेमिनार भी, बट ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म आया है ये अभी अभी कोरोना टाइम में आया है, इसीलिए यही आपका गैर पारंपरिक है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका कोई भी सजेशन है आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। तो हमारी सीरीज़ 1 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। नई वीडियो पे आएंगे हम सीरीज़ 2 के साथ। तो स्टे कनेक्टेड।